चलिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का फिर से रसायन गणित का चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक नई टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोषों उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि 11th के 12th के हाई स्कूल के या कह सकते हैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का रोल सबसे ज़्यादा होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हमें पता चलता है तत्वों की प्रकृति के बारे में। जैसे बात कर लें किसी धातु के बारे में, हम कैसे पता कर पाएंगे कि यह धातु है, कैसे पता कर पाएंगे धातु या उपधातु है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी हम जान पाएंगे धातु है, या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है तब हम ये जान पाते हैं अधातु है। दोनों के बीच की कड़ी में उपधातु माना जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें तब जानकारी में हो पाती हैं जब हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तत्व हो या आयन हो, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको बहुत सारे आयनों तत्वों के बारे में पता चलता हुआ चला जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन एक बार हम आपको बताते चलें कि आज के इस वीडियो में एक नए तरीके से आपको बताया जाएगा। बताने का मतलब हो गया कि सब कुछ बताया तो जाएगा ही, लेकिन बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका जवाब तो हम दे ही देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछे जाएंगे जो आप कमेंट में देंगे, और उस जवाब को जो आप कमेंट में किए रहेंगे उसे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो सबमिशन करेंगे। ज़रूर हम बताएंगे किस किस ने जवाब को सही दिया और किस किस का आंसर गड़बड़ रहा। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और देख करके फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका जवाब दीजिएगा। चलिए फिर सेशन को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले हमने नाम लिया तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। पहले छोटी मोटी बातें इसकी समझ लीजिए, बाकी तो चलता रहेगा। जैसे कहा गया तत्वों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ध्यान दीजिएगा हमने तत्व लिखा है, वो परमाणु भी हो सकता है, तत्व कहें या कहें क्या परमाणु, या आयन कह सकते हैं। में इलेक्ट्रॉनों का वितरण से शुरू में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, सबको जानकारी है कि कई सिद्धांत दिए गए परमाणुओं की संरचना के संबंध में कि परमाणु गोलाकार होते हैं, उसके बीचों बीच में नाभिक पाया जाता है, ये भी बताया गया। इसके पहले आए थे जे टॉमसन ने तो बता दिया कि पूरा परमाणु तरबूज मॉडल होता है, तरबूज जैसा होता है, यानी कि धनावेशित भाग जो होते हैं पूरे परमाणु के अंदर फैले होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। यानी हम लोगों ने देखा कई वैज्ञानिक अपने अपने मत को परमाणु संरचना के संबंध में बताए। किसी ने तरबूज मॉडल बता दिया, किसी ने कहा नहीं परमाणुओं के बीचों बीच में नाभिक पाया जाता है, किसी ने कहा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आखिरकार किसकी बात को सही मान लिया? जैसे बोरबरी ने क्या बताया, बोरबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कोषों में पाए जाते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए भी नहीं जाते हैं। आप पिछला वीडियो देखेंगे, हमने उसमें डिटेल में दिया है कि सभी में इलेक्ट्रॉन पाए भी नहीं जाते हैं। जिन कोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको अस्थायी कक्षा भी कहते हैं। अब हमें तो नहीं पता अस्थायी कक्षा कौन है, किस में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कैसे क्या होगा, उन सारी बातों को आप भूलिए, क्योंकि वो एक सिद्धांत था, उसको बताया गया। लेकिन मॉडर्न में आज मौके पर क्या स्थिति है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, क्योंकि अब तरबूज जैसा भी नहीं व्यवहार कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए गए वहाँ पाए गए, ऐसे धंसे हुए तरबूज के बीजों के समान। कहीं न कहीं उनका तो पोजीशन होगा, किसी न किसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन तो घूमते होंगे, उनकी कुछ संख्याएं होंगी। वैसे संख्याओं के बारे में बोरबरी ने खूब अच्छे से बताया है, उसमें दो राय नहीं, और बोरबरी के नियम का पालन भी होता है आने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में। बस खाली एक शब्द आया आबाऊ, जिसका अर्थ होता है रचना करना। जो आबाऊ आया तो उनके साथ कोष था ही पहले बोरबरी में, कोष के बाद उपकोष जुड़ गया। जैसे हमने बताया था, ये इसी टॉपिक पर चर्चा होगी। थोड़ा सा पहले जो हमने पहले बताया था तो उसको जोड़ करके बता दें। जैसे हमने कहा था के, यल, यम, यन, ये सब होते हैं कोष।
हमने बताया था कोश के जो बच्चे हैं वो कहलाते हैं उपकोश। उपकोश को आपने बताया था S, P, D और F, 4 ही प्रकार के होते हैं। S, P, D, F। S में होता 2 इलेक्ट्रॉन, P में होता 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता 10 इलेक्ट्रॉन, F में होता कुल 14 इलेक्ट्रॉन। यही आपको याद रखना है। अभी हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के सहारे आप बहुत अच्छे से विन्यास तक पहुंच पाएंगे। तो लेकिन इन बात को जरूर याद रखना पड़ेगा। यस में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यस है क्या? यस एक उपकोश है, या कह सकते हैं कोश का बच्चा है ये। जैसे के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है, इसमें 32 होता है। क्योंकि बोरबरी ने पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक कोश में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स एज ए 2n², यानी कि 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन कोशों में उन्होंने उपकोश की कोई बात नहीं की। और हम लोग आज उपकोश की बात करेंगे, उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है। जैसे उन्होंने बताया क्या कि सभी कोश में तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे। चलिए मान लीजिए सभी कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, तो कहाँ पाए जाएंगे? उनका जवाब था कि उन्हीं कक्षाओं में पाए जाएंगे, इनकी ऊर्जा स्थिर होगी। ये h/2π के पूर्ण गुणक उनका कोणीय संवेग होगा। अब हम चलेंगे कोणीय संवेग ढूंढने के लिए, तो सारा समय उसी में बीत जाएगा। हमको कोणीय संवेग नहीं ढूंढना है, हमको केवल जानना क्या? उपकोश, जिसको हमने नाम दिया क्या? S, P, D और F। इसी में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है, और यही आपको आगे भी यही लेकर के जाएगा, क्योंकि ये तो रहेगा ही। इस विन्यास का कोई खंडन नहीं होने वाला है। लेकिन ये है उसी के साथ जब उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का हम वितरण करेंगे तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं, आज उसी पर हमको चर्चा करनी है, अच्छे से चर्चा करनी है। और आपको आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल तैयार करवा देना है। बस आप लोग लगे रहिए, वीडियो को बिल्कुल देखते रहिए और अंत तक देखिए, बहुत बारीकी से देखिए। जहाँ ज़्यादा कुछ आगे बढ़ गए वो रोक करके फिर पीछे हो जाइए, पीछे होकर फिर देखिए, मतलब बार बार उसको रिपीट करके देखिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या ना आने पावे। यदि कोई समस्या आती है आप कमेंट कीजिए, हम नई वीडियो में उसको आपके कमेंट को शामिल करके आपके प्रश्नों का जवाब, आपकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। फिलहाल अब देखते हैं कैसे कैसे करना है। पहले तो हम बता दें, बोर ने जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, थोड़ा सा बोरबरी के बारे में जान लें, क्योंकि इनके बगैर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधूरा माना जाता है। नहीं, सबसे पहले पूजा इन्हीं की करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। इन्होंने क्या कोशों में क्या क्या बताया, जैसे कोश हम दे देते हैं। कोश की बात करें, ये के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, यन। बहुत दूर तक नहीं जाते, केवल 4 तक हम बात कर लेते हैं। के यल एम पढ़ते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल ABCD याद करना पड़ेगा, हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। देखिए उन्होंने बताया था, केवल एक बात ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक कोश में 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अच्छा, 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं अगर, तो पहले कोश में 2 हो जाएगा, दूसरे कोश में 8, तीसरे कोश में 18, चौथे कोश में 32। अच्छा नहीं आता तो आप ध्यान दीजिएगा, ये अगर हम कोश की बात करें, n बराबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने n बराबर 1 ले लिया, तो 2 है ही है, 2 गुणे 1, 1 की घात 2, 2 1 1 के 1, 1 दूनी 2, बराबर आ गया कितना? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 गुणे, यहाँ n बराबर है 2, सूत्र के अनुसार 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए इसमें आ गया कुल 8 इलेक्ट्रॉन। फिर से तीसरे में देखिए, ये 2 गुणे 3, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 दूनी 18, ये देखिए हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? 18। फिर चौथे कोश की बात करें तो 2 गुणे 4, 4 की घात 2, 4 से 16 दूनी 32। इस प्रकार से हमने देखा कि बोरबरी ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बताया था। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से इसमें भरे जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, केवल एक ही सूत्र से, एक ही नियम से पूरा बोरबरी कंप्लीट नहीं होता है। इसमें और भी बातें हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते करते आप सीख जाएंगे। जैसे इन्होंने बताया क्या, 2n² के अनुसार, ये इनका पहला नियम रहा। जैसे मानिए, इसको पहले समझ ले एक बार फिर से, ये 2, 8, 18, 32 आया कैसे? ये कोश की संख्या है 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4। हमने सूत्र बताया आपको 2n² के अनुसार, तो 2, 1, 1 के 1 दूनी 2, इन 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 हो गया, 4 से 16 दूनी 32 हो गया। यहाँ तक सबको बात कंफर्म है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे मिटा करके कोई तत्व लेते हैं, तत्व के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। कोई तत्व लेते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पहले बोरबरी के अनुसार कर देते हैं,
उसके बाद जो हम बताने वाले हैं तब वहाँ पर हम पहुँचेंगे। और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी हम आपको देंगे। बोरबरी के अकॉर्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, जिसका जवाब आप कमेंट के साथ देंगे और उसे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपके नाम से ही शामिल करेंगे। किसका जवाब क्या रहा जरूर शामिल करेंगे। और प्रयास करिएगा जवाब अच्छे से अच्छे दीजिएगा, बढ़िया समझ करके दीजिएगा। और आएगा कब, जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। वैसे हमारा प्रयास है कि हम कहीं भी एक भी पॉइंट आपके लिए ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो परेशान करने वाला हो, यानी आए ना। यानी जब तक आप इसको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता है कुछ आपको विचलित करे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो विचलन कोई भी नहीं होगा, यानी डेविएशन की कोई समस्या ही नहीं आएगी। चलिए देखते हैं, कोई एक तत्व लेते हैं। पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, सबको पता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अच्छा, अब कहोगे बोरबरी के अनुसार बताया गया 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन। अरे भाई ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही पाया गया कितना, 1, तब 2n² के अनुसार नियम लगाओगे इसमें तो हो जाएगा 2, लेकिन नहीं, जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो करना पड़ेगा केवल 1। नेक्स्ट होता है हीलियम। हीलियम के लिए होता है परमाणु क्रमांक 2, इसमें विन्यास करेंगे 2 ही हो जाएगा, जैसे होता ही है 2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यहाँ पर एक ही कोष तैयार होता है, यानी हम कहते हैं क्या, के, यहाँ हम बना देते हैं ताकि आपको के, एल, एम और ये एन, और ये फार्मूला याद रखेंगे 2n²। इस फार्मूले को याद रखेंगे और हम करते जाएं। दूसरा हो गया हीलियम। तीसरा जैसे हो गया लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता 2, अच्छा 3 होता है। हम करते हैं उस सूत्र का प्रयोग 2n² के अनुसार। पहले कोष में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हमने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोष में बताया गया उसमें 8 होता है, भाई 8 भरेगा जरूर, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, इसके पास कुल मिलाकर के है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो हमने भर दिया, बच्चा केवल 1, तो बिना सूत्र का प्रयोग किए आप भरिए 1, क्योंकि सूत्र का प्रयोग करेंगे तो होगा 8, जबकि 8 करेंगे तो 8 2 हो जाएगा 10, और जब 10 हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा गलत। आपको करना क्या है, इस इलेक्ट्रॉनों को भी देखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल है 3, और 3 है, आपको 3 ही भरना है। कि ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने नियम में बता दिया कि 2 भरेंगे तभी सही होगा, 8 भरेंगे तभी, बिल्कुल इस बात को ध्यान में देना। उन्होंने तो ये बताया इतना हो सकते हैं, मैक्सिमम बताया है, न्यूनतम नहीं बताया है। उन्होंने मैक्सिमम बताया कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। फिर लेते हैं हम 4 का नंबर होता है बोरान, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसका होगा 2 और होगा 2। देखिए 4 पूरा हो गया, और भी हम 8 इलेक्ट्रॉनों पर नहीं पहुंचे हैं। हो गया 5 का मतलब हो गया बोरान, बोरान करेंगे 2 और 3। चलिए तो बहुत आसान से रहे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे 5 तक हो ही गया, अब हम लेते हैं 11 जिसको बोलते हैं सोडियम। अब विन्यास करेंगे, होगा 2। देखिए दूसरे, ये होगा पहला कोष के, दूसरा कोष एल, तीसरा कोष एम और तीसरा कोष एन। यहाँ पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जरा जोड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 8 2 10, अभी 1 बचा हुआ है। तीसरे में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 भरने की कोई जरूरत नहीं, कितना हो जाएगा, 1 भर देंगे तो अपना कोष में आने वाला सारा इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। 2 8 1 11 होता है, पूरा हो गया ये। फिर इसी प्रकार से हम और लेते हैं 16 का मतलब होता है सल्फर। जब विन्यास करेंगे तो 2 होगा, 2 8 2 10 और 10 6 16। अभी उसमें 18 की बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हम अभी वहाँ 18 भी नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम बताए हैं। अभी देखिएगा सिस्टम, हम यहाँ 16 का कर दिए। अच्छा अब कर देते हैं 19 का। 19 होता है पोटेशियम का, इसमें होता 2 8। हाँ, अब यहीं पर आपको रुकना है और अच्छे से समझना है। 8 2 10 और 10 8 18, 18 और 1 19। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको बहुत समझने की जरूरत है। नियम को ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, अब इसको भूलिए थोड़ी देर के लिए, ये तो पता ही हो गया है 2n²। अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो बताया गया बोरबरी के अनुसार वही होंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए तो पहले कोष में भर गया 2 इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे पहले कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को मत ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन में चक्के भरे, भैया इसमें हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था इसलिए 1 भरा गया है। जिसके पास जितनी क्षमता उतने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ऐसा नहीं है कि जो बोरबरी ने बता दिया है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से लेकर के आएंगे। वैसे भी हाइड्रोजन को आवारा नंगा पंगा तत्व कहा जाता है। बेचारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन परिवार में जाना चाहता है, उसको घसीट करके लाया गया, फर्स्ट ए ग्रुप में है, क्या कहते हैं, यस ब्लॉक में लाया गया, तो उसके चक्कर मत करिए, हाइड्रोजन को छोड़िए। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। आने वाले चैप्टर में हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा हाइड्रोजन है क्या।
चलिए 2 8, हाँ पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाया गया, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि 2n स्क्वायर के अनुसार काम हो रहा है। फिर देखिए हमने बताया था कि तीसरे कोष में 18 होता है, चौथे कोष में 32 होता है। अब यहीं पर आपको विचलित कर रहा है, मतलब जो नियम बोरबरी ने बताया ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ तो पूरा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो 32 तक 18 तक इलेक्ट्रॉन भरते हैं और आपने 8 ही भर करके छोड़ दिया। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, ध्यान से बिल्कुल। पहली बात कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोष में वो 2n स्क्वायर के अनुसार होते हैं। यानी जी हाँ, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, लेकिन अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है। लेकिन हमने भरा 8, यहाँ तक तो सही सही चले हैं, 2 8 10 हो गया, 10 तक भर दिया। लेकिन जो बचा हुआ कहने मतलब 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉनों को हमने 8 + 1 में चेंज किया। तो हमने कहा ध्यान से नियम को सुनिए। पहले कोष में, पहली बात, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, चूंकि भरे भी हैं। और याद इस बात का रखेंगे, बाहरी कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हमने कहा? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रुके रहेंगे जब तक अपने पिछले वाले कोष को पूरा नहीं करा देते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते, चलिए पहले समझाते हैं, इसको मिटा करके फिर आपको ऊपर करके इसका बता दें, पूरा ऑपरेशन कर देते हैं इसका, ताकि कहीं भी ये समस्या ना रह जाए कि जो हम क्वेश्चन पूछें आप उसका जवाब ही गलत दे दो। देखो ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, ये जरूरी नहीं कि इंटर वाले बच्चे ही पढ़ेंगे, ये हाई स्कूल 9th वाले बच्चे भी खूब पढ़ेंगे। 9th वाले तो जी जान लगा करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ लेंगे तो उनके लिए ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कहीं सीखने का कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं, बस खाली रसायन गंगा। ध्यान देंगे, जैसे 19 के लिए हमने कहा कि पहले समझेंगे कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, कुल जोड़ लेंगे, हो गया यहाँ पर 10। अभी हमारे पास बचा है 9, और 9 बचा हुआ हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले भरेंगे। अच्छा, हमने जब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अभी हमने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तब तक रुका रहेगा, इस वाले में तब तक रुका रहेगा जब तक इसका पिछला वाला कोष पूरी तरह से भर न जाए। तो भाई ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर के रुक जाते हैं तो हमारे पास बचा कितना? 8 2 10 हो ही गया, 10 2 12, और बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें आ सकता है? आप लोग ध्यान समझिएगा, क्या 7 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कोष में आ सकता है जिसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, क्योंकि बोरबरी ने क्या बताया था कि 2n स्क्वायर, कि एक कोई भी कोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर के अनुसार होंगे। अगर इस 7 इलेक्ट्रॉन को हमने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रुका रहेगा जब तक इसका पिछला कोष पूरा ना हो जाए। तो पिछला कोष भैया पहले से ही पूरा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। तब क्या करेंगे? इस 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ कहेंगे ढकेलने के लिए, नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं जाएगा। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन का मैटर तो खत्म हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया रोके रहिए जब तक उसका पिछला पूरा ना हो जाए। तो पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया, हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रोका और वो पहले से ही पूरा है। तब भाई बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ? तो अगला नियम सुनिए, नियम ये कहता है कि जब पहला वाला पूरा ही हो गया है तो यहाँ पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को भरिए, भरते जाइए। 2 भर ही गया है, अभी 6 इसमें और आएगा, इसमें आप भरिए 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। ये कोष कितने वाला है? 18 वाला है। अब 18 नहीं भर सकते हैं अभी यहाँ पर, अब 8 भर दिए तो 8 2 10 8 18, शेष बचा कितना? 1। अब 1 को यहाँ कर दीजिए, अब जा करके ये बैलेंस हो गया। अब कहोगे 1 को वहाँ क्यों कर दिए? 1 को तो हम 8 के साथ रख सकते, 9 बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन नियम गलत हो जाता। नियम को क्या बताया हमने?
2n² के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं और किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हमने यहाँ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख करके दिखा दिया, लेकिन वो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तब तक रुके रहेंगे जब तक उनका पिछला वाला कोश यानी कि ये वाला कोश पूरा न हो जाए। हमने रोक भी दिया और रोक करके देखा ये पिछला वाला कोश भरा हुआ था। तब क्या करेंगे, जो 7 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ले नहीं जा पाएंगे। वो तब तक नहीं ले जाएंगे जब तक 2 वाला 8 न भर ले जाए। जब 2 वाला 8 भरेगा तो 8 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको हम ले जाएंगे बाहर। अच्छा, बाहर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो हम ले जा करके यहाँ पहुँचा दी 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाकर के पूरा हुआ। अभी एक समस्या, छोटी सी समस्या वो दिमाग में आपके और गूंज रही है, वो क्या, यदि यहाँ पर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या यहीं रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखेंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्पल के साथ आना पड़ेगा। चलिए यहीं पर फिर से हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है कैल्शियम, और कैल्शियम का होता है 20। तो आप विन्यास कर देखिए, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 तब तक रोकेंगे जब तक ये 8 न हो जाए। तो 8 हो ही गया है तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 8 तक भरेंगे। यहाँ पर कितना भरे थे? 1। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। हमने क्या कहा था, बाहरी कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख करके पूरा काम कर दिया। अब ये जोड़ लीजिए, 8 2 10 8 18 2 20 पूरा हो गया। अच्छा, अब फिर से एक नई समस्या आने वाली है। देखिए 3 क्वेश्चन हैं, इन्हीं तीनों क्वेश्चन से सारी समस्याओं का निजात करा देंगे। हमारा प्रयास है 19 20 और 21। कितना? 19 20 और 21। केवल हमने 3 तत्वों को चुना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाने के लिए। अच्छा, 21 का होता है स्कैंडियम। सारे बच्चे कम से कम 30 तक न्यूनतम बता रहे हैं, चलते फिरते 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक जरूर याद रखें। बाकी याद हो जाएगा आपको करते करते, लेकिन 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक जरूर याद रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप F ब्लॉक पूरा तैयार कर लो, D ब्लॉक पूरा तैयार कर लो, लेकिन कम से कम न्यूनतम की बात करते हैं। 30 तत्वों को जरूर दिमाग में रखें। हाँ, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ते दौरान, लिखने के दौरान, समझने के दौरान और भी तत्वों का नॉलेज आपको हो जाएगा, लेकिन अभी न्यूनतम ये समझ लीजिए जैसे आप प्राइमरी जूनियर में पढ़ रहे हैं, पहाड़ा याद करना पड़ता था 10 तक, वैसे आप 30 तत्वों को याद में रखेंगे। चलिए फिर देखते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तीसरे में ध्यान दीजिएगा, अभी हम गलत कर रहे हैं। तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, चौथे में तब तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही आपको समझना है। अगर हमने बताया था शुरू में तो उसका नियम यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन तब तक पड़े रहेंगे जब तक उनका पिछला वाला कोश पूरा न हो जाए। तो क्या ये उस नियम का हम पालन कर रहे हैं? तो आप ध्यान देंगे, कहेंगे बिल्कुल नहीं पालन हो रहा है। हमने क्या कहा था? हमने तो यही इतना कहा था कि आप बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को तब तक रखेंगे जब तक उनका पिछला कोश पूरा हो न जाए। तो हमने 3 रखा क्यों? गलत करने के लिए, मतलब ये समझाने के लिए कि गलतियां ऐसे ही हो जाती हैं। आप करेंगे कितना? आप करेंगे 2, और जैसे 2 करेंगे तैसे पता चलेगा कि तो 20 का ही विन्यास हुआ भाई, पहुंचा देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में अब आ गया होगा कि बाहरी कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और कब तक रखेंगे? जब तक इनका पिछला वाला कोश पूरा न हो जाए। तो हमें पता है यह पिछला वाला जो कोश होता है ये 18 इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो ध्यान देंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक ये 2 ऐसे ही बैठा रहेगा और वहीं से टुकुर टुकुर देखता रहेगा। मतलब देखता रहेगा कब उसका 18 पूरा होगा और कब हम 2 से आगे बढ़ेंगे। फिर वही कंडीशन, जब 2 वाले पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वहां पर भी पहले भरेगा कितना? 8। फिर जैसे 8 भरेगा फिर कूद जाएगा आगे, फिर वो रुका रहेगा, फिर इसको भरवाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2 बेटिंग वाला है, 2 बेट करता है कि उसका पिछला वाला कोश
कंप्लीट हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसे रसायन विज्ञान में अपवाद कहा गया है, और आज हम उस अपवाद से पर्दा हटाएंगे जिसका नाम है क्रोमियम, और क्रोमियम का नंबर होता है 24, और एक अपवाद है जिसका नंबर होता है 29 जिसको कहते हैं कापर। इसको सारे लोग बोलते हैं ये दोनों अपवाद हैं। भाई ये अपवाद नहीं है। जब आप ऊर्जा पढ़ेंगे, अभी ऊर्जा स्तर के बारे में बताएंगे, ऊर्जा स्तर के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूनतम ऊर्जा में जाता है। इसे हम नहीं कहते हैं, इसको बोरबरी ने बताया था कि हर तत्व का जो इलेक्ट्रॉन होता है अपनी न्यूनतम ऊर्जा में रहना पसंद करता है। इसको हमने पिछले वाली वीडियो में बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो बस उसी बात को ध्यान में रखेंगे तो अपवाद नहीं लगेगा। कहते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद हैं, हम कहते हैं अपवाद नहीं, समझ का केवल अंतर है। अब लगिए तो ध्यान से, समझने और समझाने वाला चाहिए। और केमिस्ट्री में कुछ अपवाद नहीं है, केमिस्ट्री से तो पूरी दुनिया चल रही है। अपवाद क्या है? सुबह जगो, रात को सोते समय तक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है। सुबह उठे, ब्रश किए और रात को सिर दर्द किया, दवा खाकर सो गए, ये सारी दिन केमिस्ट्री की है। अपवाद कहाँ रह गया? जो भलाई करता है उसमें अपवाद ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं क्रोमियम। क्रोमियम का विन्यास अभी हम यहाँ तत्काल कर देते हैं। देखिए होता 2, फिर होता 8, फिर आप यहीं पर ध्यान देंगे नियम के अनुसार तो यहाँ पर 2 रोक देंगे, और जब 2 रोक देंगे तो 8 2 10, 10 2 12, 12 और 12 ये 24 ये होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने स्टार लगा दिया है। अभी अफबाऊ के अनुसार जब हम विन्यास करेंगे तब वहाँ पर आपको ऊर्जा की बातें समझ में आएंगी, यहाँ ऊर्जा की बातें नहीं समझ में आएंगी। तो ऐसा है, ये जहाँ पर क्रोमियम और कापर दिखे तो बिल्कुल ध्यान से यहीं पर बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा और जो शेष बचेंगे यहाँ भर दीजिएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 8, यहाँ पर 1 कर देंगे तो 8 2 10, 10 1 11, 11 8 19, 10 29, 11 8 19, ये 2 8 18 और 1 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अभी जब ऊर्जाओं का क्रम बताएंगे जिसको हम अफबाऊ कहते हैं, है तो बोरबरी का ही मॉडल वहाँ पर भी। तब बोरबरी के मॉडल से अभी ऐसे देख रहे हैं, एक नए तरीके से जब उसको देखेंगे, उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों के भरने की जब बात होगी तब आपको पता चल जाएगा कि ये 18 क्यों होता है, ये 13 क्यों होता है, और यहाँ सब पर 1 1 क्यों होता है। तो आने वाले बस कुछ ही क्षण में, ज़्यादा नहीं, इसको मिटा दिए समझ लीजिए कि अगला क्वेश्चन मिल जाएगा, अगला टॉपिक मिल जाएगा। लेकिन हमने वादा किया था कि आपको कुछ क्वेश्चन देने के लिए, तो ये आपको अगर समझ में आ गया होगा तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, या जिनको तत्काल समझ में आ गया हो वो लोग जो है तत्काल इसका जवाब देखते देखते ही कमेंट में डाल देंगे। चलिए वो है आपके लिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नंबर नहीं बताएंगे, हमने कहा है कि आप 30 तक याद कर लेंगे। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे और कर लेंगे मैग्नीज का। बस केवल 2 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हमें बताएंगे, वो भी बोरबरी के अनुसार, यानी कि 2 8 18 वाले मैटर पर। ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अभी मौके के लिए। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में जरूर देंगे। बिल्कुल मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, नंबर नहीं बता रहे जानबूझ करके, हमें पता है आप लोगों को ये नंबर याद होगा क्योंकि हमने शुरू में बताया 30 तक जरूर याद करिएगा। वीडियो देखिए फिर जाकर के 30 तक याद करिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए और नोट करने के बाद बस वीडियो पर जाकर के कमेंट कर दीजिए कि जी सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मतलब इसका विन्यास ये होगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अफबाऊ। देखिए अफबाऊ जो है, अफबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है, अफबाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू क्रिएट। टू क्रिएट का मतलब होता है रचना करना। टू क्रिएट का मतलब होता है रचना करना, और रचना करना का मतलब ये हो गया कोई रचयिता नहीं बनना है, आपको यहाँ पर कोई कवि नहीं बनना है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको रचना करना, किसी नाटक का रचना करना, यहाँ तत्वों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संरचना बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपको दिखाना है, उसी का अर्थ होता है रचना करना। चलिए कैसे करते हैं, आप बहुत केयरफुल्ली
एक डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, आप उसको देखिएगा और बनाइएगा भी, प्रयास करके बनाइएगा भी बहुत आसानी से। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये समझ लीजिए, देखेंगे तब तो याद रहेगा नंबर, बस 20 सेकेंड के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मेरा दावा है। चलिए देखिए कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है, तरीका हम बताते हैं, फिर आपको अभी कुछ कोडिंग बता देंगे, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फटाफट कर देंगे आप। जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। फिर हो गया 6s 6s हो गया, 6p हो गया, 6d हो गया। उसके बाद है आपका 7s और 7p। आप लोग कहेंगे ये सब क्या बना दिए, तो यही तो है विन्यास करने का एक तरीका। अभी हम क्वांटम नंबर आपको नहीं बताए हैं, बस इसी वीडियो के बाद क्वांटम नंबर आने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे इस वीडियो खत्म करेंगे फिर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटम नंबर के बारे में बता देंगे। तो लेकिन जान लीजिए इसमें एक है यन और एक अक्षर है यल, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं यन और यल तो ये बना देते हैं ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, यन और यल जो है ये दोनों मिल करके बनाते हैं ऊर्जा। अब आप कहेंगे यन क्या है, हम बता देते हैं, ये यन बराबर होता है कोश, ये होता है कोश। तो यहाँ पर जो भी ये पहले दिया गया है अंक, मौके पर जितने भी आप अंक देख रहे हैं ये सब यन की बात बताते हैं। और दूसरा है यल, यल का मतलब होता उपकोष। जब भी ऊर्जा निकालेंगे भाई कोष के अंदर उपकोष होंगे, दोनों को जोड़ देंगे एनर्जी मिल जाएगी। उपकोष कौन है, उपकोष के बारे में हमने बताया था, जो एस है, पी है, डी है और एफ है, यही सब होते हैं उपकोष। लेकिन अब कहोगे जोड़ेंगे कैसे भला, ये तो कोई बीजगणित जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई तो जरा बीजगणित जैसे, लेकिन यहाँ पर सबका मान है। देखिए आप उस पर मत जाइएगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। जब ऊर्जा की हम बात करेंगे, अगर कहीं एन के साथ एस लगा हुआ है तो उसका मान होता 0, पी लगा हुआ तो उसका मान होता 1, डी लगा हुआ तो उसका मान होता है 2, एफ लगा हुआ तो इसका मान होता 3। इसको आप जरूर कॉपी में नोट करिएगा। एन को कोष कहते हैं, कोष बिल्कुल अंक में दिया रहेगा, कोष कभी भी शून्य नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है ये जो एन बराबर होता है नेबर इक्वल टू 0, कभी भी एन का मान शून्य नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे, तो एन जानिए, अगर किसी परमाणु के अंदर कोष ही न पाया जाए, बिना कोष के रहे, तो जरा बताइए क्या उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? कोई भी तत्व बिना इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है। हाँ न्यूट्रॉन ना हो चलेगा, जैसे एक तत्व ने बताया था 1H1, इस पर 0 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बिना न्यूट्रॉन के तो चल जाएगा, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन के तत्व का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वहीं पाए जाएंगे जहां कोष होगा। यदि आपने कोष को ही शून्य कर दिया तो कहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाने का चांस नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान में दीजिएगा, एन का वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होता है। हाँ जो उपकोष होते हैं, यस होंगे तो 0, पी होंगे तो 1, डी होंगे तो 2 और एफ होंगे तो 3। इस प्रकार से इसे हम तैयार रखेंगे। अच्छा इसका बताने का तात्पर्य क्या रहा, इसे भी जान लीजिए। जो एन प्लस यल है, हमने लिख दिया एन प्लस यल जो होता ऊर्जा होता है। और बोरबरी ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहना वहाँ पसंद करते हैं जिनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो एन प्लस यल में जिसका मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ सबसे पहले पाए जाते हैं। वहाँ हमने सार ही बता दिया, पूरा कंक्लूजन बता दिया। इससे स्पष्ट होने वाला क्या है, अगर देखें हम इसको डाट डाट करके ऐसे कर देते हैं। अगर हम इसमें एन प्लस यल की बात करें, यहाँ देखेंगे एन का मान 1 है और यहाँ जो है इसका मान, यस का मान है 0। यहाँ से देख लीजिए, अगर इसको करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1, 1 + 0 1 हो गया और यस की वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया।
अच्छा 1 के बाद 2 आएगा, ये भी जानते हैं, गिनती तो सबको याद ही होगा, इसमें तो सब माहिर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर 1 के बाद 2, 2 कब आएगा, जब ये देखेंगे ये वैल्यू, यहाँ पर पहले 2 है और प्लस यल का मान यस है, ये बराबर 0 है, तो बराबर हो जाएगा 2। अच्छा 2 के बाद 3 भी आता होगा, तो चलिए ठीक है, देखिए 3 कहाँ कहाँ मिलता है, 3 0 3 और 2 1 3, यहाँ देखिए पी का मान 1 होता है, तो बिल्कुल करेंगे, इसका मान भी कितना होता है, यानी कि कह सकते हैं कुल मिला करके अब कहाँ तक जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो समझ में तो यही आएगा कि n का मान जो है यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 3 दिया है, तो भटकने वाली बात हो जाएगी, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। कुल मिला करके यहाँ पर ऊर्जा का मान, इसमें भी 2 और 1 3 है, इसमें भी 3 और 0, कुल मिला के कितना है 3 है। जैसे यहाँ पर 2 उपकोष दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग भी जोड़ेंगे तब भी सबका मान जो है वो 3 ही आएगा। चलिए अब की बार कितना आएगा, 4 आने वाला है, तो 4 0 4 3 1 4, चलिए कहने मतलब ये कैंसिल होंगे, ये बराबर हो जाएंगे 4 के। चलिए हम ऐसे कर देते हैं ताकि भटके ना रास्ता आपका। अच्छा 4 के बाद 5 आने वाला है, तो 5 0 5 4 1 5 3 2 5, जिसमें जिसमें जोड़ने पर वैल्यू सही आए वही हमको जोड़ना है। अच्छा 5 के बाद 6 भी आएगा, तो 6 0 6 5 1 6 4 2 6, यानी कि ये सारे के सारे कट जाएंगे। अच्छा गलत करना चाहें, अभी यहाँ 7 हो गया, 7 0 7 हो गया, और 7 1 8 ये नहीं जुड़ सकता है, 6 1 7 ये जुड़ सकता है, और 6 2 8, यानी कि ये इसमें नहीं आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है। यहाँ देखिए 7 6 1 7 5 2 7 4 3 7, यानी कि बराबर 7, इसकी ऊर्जा 7 है। यहाँ पर देखेंगे 7 7 पी 7 1 8 6 2 8 5 3 8, यानी कि बराबर करें 8। एक आप लोग और बढ़ा लीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं 8s, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से इनका क्रम बन गया। अब देखिए क्रम में क्या हुआ, ऐसे आप गए हैं, तीर लगा दिए, फिर ये ऐसे आप फिर अंदर गए हैं, फिर ये देखिए फिर ऐसे आए हैं, फिर आप ऐसे गए हैं, फिर ऐसे आए हैं। ध्यान दीजिएगा, हाँ लौटते समय किसी को नहीं काटे हैं, यदि लौटते समय किसी काट लेंगे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे, फिर ये आप ऐसे आए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ये ऐसे आए हैं यहाँ पर, फिर इसी प्रकार से ये ऐसे गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर इस प्रकार से यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार से। तो बिल्कुल देखिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना है ये, जैसे कोई सांप हो, बिल्कुल रेंगा हो ये पूरे वाइट बोर्ड पर, लेकिन सांप मेरे वाइट बोर्ड पर संभव नहीं रेंगने के लिए, लेकिन फिर भी हमने मार्कर से एक सर्पीलाकार स्ट्रक्चर बना दिया। तो ध्यान देंगे, देखिए 1s 1s से 2s 2s से 2p 2p से 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 5p 4p 5s 5s के बाद 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s और 5f 6d 7p और 8s। बस यही क्रम आपको याद रखना है, और इस क्रम के सहारे ही आप किसी भी तत्व का अथवा आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खूब अच्छे से करेंगे। चलिए अब हम कोई तत्व लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, और साइड में हम लिख देते हैं। यदि आप लोग चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए हम समय दे दें, एक बार इसको देख लीजिए, यदि बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, अब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए फटाफट। पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s। चलिए हम एक विन्यास करते हैं, इसको हम ही किनारे लिख देते हैं, कैसे कैसे 30 तक तत्वों का विन्यास करने के लिए हम लिख देते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 1s के बाद 2s है, 2s के बाद 2p है, 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है, 3p के बाद 4s है, 4s के बाद 3d है। ये क्रम आप यहाँ जब जाएंगे तो आपको ये क्रम मिलता चला जाएगा, ऐसे डाट डाट करके हम 8s तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पर बस यही क्रम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ते हुए चले जाएंगे, यही क्रम आपको मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए अब किसी तत्व को लेकर के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और दोनों में कंपैरिजन कराते हैं, जो आपने बोरबरी में किया और आप बाऊ में किया।
चलिए मिटा देते हैं। कहीं पर भी कोई समस्या आपको दिखाई देती हो जरूर कमेंट करिएगा, तब हम जान पाएंगे आप लोग कितने अच्छे समझ में आया है, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आपने समझा कितना। चलिए कोई तत्व हम लेते हैं, जैसे हम ले लें नियान। नियान का होता है 10। जब नियान का 10 होता तो आप विन्यास करेंगे 1s, पहले है हमने कहा था 1s में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 1s2 हो गया। उसके बाद 2s दिया गया, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 10 तो पूरा हो गया, अब आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं जितने यहाँ पर दिए गए हों तो बस वहीं पर आपको रोक देना है। ये नहीं कि हमने बना दिया बढ़ते हुए चले जाइए 8s तक, कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनों को केवल फिल करना है। जैसे और दे दिया जाए नाइट्रोजन का होता 7, यहाँ करेंगे क्या 1s2 फिर 2s2, 2 2 4 हो गया, 3 बचा हमारे पास, तो 2p 6 नहीं अब 2p3, क्योंकि ये तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन बताएगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन की तो पता ही नहीं है, शून्य नहीं करना है, क्योंकि शून्य करने कोई मतलब नहीं, उसके पहले वाले को उसको पूरा कर दीजिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया जाए, और एक हम देते हैं जिंक। जिंक का विन्यास करते हैं, इसका नंबर होता 30, तो हो जाएगा 1s2 फिर 2s2, वहाँ पर देखेंगे 2s2, उसके बाद आता है 2p फिर 6 फिर 3s2 3p6 4s2 और 3d ये 10। अच्छा ये चीज़ बहुत जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं, आप इसको भी देखते रहिए कहीं पर मिस तो नहीं हो रहा है। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, जो ऊपर हमने लिखा बस उसी क्रम में लिखा है। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अभी एफ की कोई दशा ही नहीं आई है, नहीं तो उसका भी कर दिया जाता। अच्छा ये हो गया जिंक का। हमने कहा था अपवाद के तत्वों का विन्यास करने के लिए, वो अपवादिक तत्व जो बताए गए थे वो है क्रोमियम और कॉपर। चलते हैं पहले उससे पर्दा हटाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में यही रहता है ये 2 तत्व अपवादिक हैं। हम कहते हैं बिल्कुल ये अपवादिक नेचर के नहीं है, ये हमारे समझ का ही अपवाद है। जैसे क्रोमियम का होता 24, तो ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए 4s में हमको 2 भरना चाहिए था, 3d में भले ही 4 हो जाता, कहने का मतलब भी यही है। हाँ सही है, आपकी सोच सही है, लेकिन ध्यान दीजिए यदि हम 4s में अभी आगे पढ़ेंगे, हुंड का भी नियम है, हुंड का नियम पढ़ना है, पाउली अपवर्जन का नियम पढ़ना, जब क्वांटम नंबर पढ़ाने लगेंगे तो सारी बातें वहाँ हो जाएंगी। यस में उपकोष की यस उपकोष में भी ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्बिटल केवल 1 होते हैं, और डी जिसको हम 3d बोलते हैं, डी में जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आने वाली वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे, आपको मिलेगा ये। लेकिन अभी देखिए ऊर्जा जो होता है ये यहाँ पर इसके हिसाब से अगर भरें तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, वहाँ पर 5 भरा, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा इसके अनुसार अगर भरें तो 4s2 में ऐसे हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कुल मिला करके 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इन दोनों की ऊर्जाओं की हम बात कर लें, ये दोनों अगर इस अवस्था में रखे जाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते नहीं हैं, यानी कि जो उनका उपकोष होता है, उनका ऑर्बिटल होता है, उनका कोष होता है, वो अस्थायी ऊर्जा वाला हो जाता है। बोरबरी ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन अस्थायी कक्षाओं में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यदि हम इस फॉर्म में रख दें इलेक्ट्रॉनों को तो इनका जो ऊर्जा स्तर होगा वो अस्थायी हो जाएगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर इस अवस्था में हम रखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो मान लीजिए पूर्ण ऊर्जा में है, अस्थायी है, लेकिन ये अस्थायी नहीं, ये अस्थायी है, क्योंकि ना इनका पूरा जो उपकोष है, उपकोष का जो ऑर्बिटल है, ना तो पूरा भरा हुआ है ना ही आधा भरा हुआ है। तो इसलिए ये इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये इनके अस्थायी ऊर्जा स्तर के अंतर्गत आ जाएगा। और प्रयास करिए, जैसे दिया गया है इलेक्ट्रॉन अपने पास है तो प्रयासता प्रथम वरीयता, जिसको हम प्रायोरिटी ऑफ फर्स्टली कहते हैं, प्रथम वरीयता हम देते हैं कि
इलेक्ट्रॉनों को अस्थायी उपकोष के ऑर्बिटलों में भरा जाए। हमारे पास यहाँ पर इसके बाद कुल 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 5 और 1 6। यदि हम इस प्रकार से भर देते हैं तो इनके जो ऊर्जा होती है वो अस्थायी हो जाती है, इनके उपकोष जो होते हैं अस्थायी हो जाते हैं, अस्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ऐसे भरते हैं तो अस्थायित्व को प्राप्त नहीं करते हैं। तो बोरबरी के बाद जो आपबाऊ है इसमें अस्थायित्व को विशेष ख्याल रखा गया है। यदि इलेक्ट्रॉन है तो प्रयास ये करिए कि उनको अस्थायी उपकोष में रखे रहिए, उपकोष के ऑर्बिटलों में। चाहे किसी को इलेक्ट्रॉन कम ही देना पड़े लेकिन उनको प्रयासता किया जाता है कि वो अस्थायी उपकोष में रहें। यही कारण है कि इसे हम लोग अपवाद मानते। 4s1 हो गया। अब देखिए पहला कोर्स यहीं तक हो गया, 2 हो गया। दूसरा कोर्स यहाँ तक गया, 8 हो गया। तीसरा कोर्स देखेंगे, ये भी तीसरे में, ये भी तीसरे में और ये भी तीसरे में। 5 2 7 6 13, यहाँ पर 13 हो गया और अंतिम में 1 हो गया। अब विन्यास में आपको मिला भी रहा होगा, पहले 2 8 13 1 मिला था ना ये। अब इसी प्रकार से कापर को भी देख लें ताकि ये सारा पर्दा हट जाए। कापर का विन्यास दोनों तरीके से साथ साथ लिखते हैं। जैसे कापर का होता है 29 कापर, तो इसमें आपने किया था 2 8, यहाँ पर 1 किया था तो 8 2 10 10 1 11 11 18 29, ये पूरा हुआ था। जब हम बोरबरी के से हट करके आप बाऊ करते हैं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, 4s1 होता है और 3d10 होता है, 3d10 होता है और 4s1 होता है। चलिए देखिए ध्यान से, ये 2 हो गया, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 और 6 2 8 हो गया, ये भी सही हो गया। उसके बाद तीसरा यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 10 6 16 2 18 हो गया और बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया गया। ये अब दोनों में हम फिर समझा दें कि देखिए हमने बताया क्या, या तो ये आधे भरे हुए हों, किसी भी कोश का ऑर्बिटल यदि आधा भरा हुआ है तो अपने अस्थायी अवस्था में है, और यदि पूरा भरा हुआ है तो अपनी अस्थायी अवस्था में है। अगर इसके इतर हम कुछ भरते हैं तो अपने अस्थायी अवस्था में नहीं होता है। जैसे ऊपर के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए गए थे बाहरी कोश में, वो उनका अस्थायी अवस्था नहीं था। यहाँ पर देखेंगे डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरी तरह से कंप्लीट है, यानी कि इसकी ऊर्जा तो और ही अस्थायी है। अस्थायी ऑर्बिटल को प्राप्त किए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है और उसी प्रकार से यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। यदि नियम के थ्रू चलें तो हम ये कहेंगे 4s2 होगा और 4s2 होगा और 3d9 होगा, यही कह सकते हैं। तो 4s2 चलिए ठीक है, ये वाला कोर्स पूरा कर दिए, लेकिन ये वाला कोर्स तो पूरा नहीं हो पाया। तो पता चला एक तो अस्थाई में है और दूसरा अस्थाई में नहीं है। लेकिन पहले जिस प्रकार से हमने किया, अगर वो 10 और 4s1 भरते हैं तो अस्थाई तो दोनों प्राप्त कर लेते हैं। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अस्थाई तो दोनों प्राप्त करें, एक नहीं। यदि चांस बनता है तो अस्थाई तो दोनों प्राप्त करें, अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ तो बनने के चांसेज हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। अब हम ले लेते हैं आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा करके फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे और फिर क्वेश्चन आपको दे देंगे उसके बाद लास्ट में। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के जवाबों का चर्चा हम वीडियो में जरूर करेंगे। जैसे हम कहें आयन क्या होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और या तो इलेक्ट्रॉन आ जाए, वही होता आयन। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसके ऊपर माइनस चार्ज, बस यही सारी बातें हैं। सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देने का मतलब हो गया कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। इसका तत्व का परमाणु क्रमांक होता 11, तो 11 होता था, पहले 11 का विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये सही विन्यास सोडियम का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया एक पॉजिटिव करना है। एक पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेंगे तो बाहरी कक्षा से ही बाहर निकालेंगे। बाहरी कक्षा 3s में 1 आ जाएगा, 0 हटाओ इसको, यहीं तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएगा। अभी और देखिए, जैसे कह दिया जाए आपको मैंगनीज के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, तो ध्यान दीजिए पहले मैंगनीज का कितना होता है, 25 होता है। अब विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ये होता है विन्यास मैंगनीज का। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है,
यहाँ पर दिया गया है टू पॉजिटिव। टू पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है तो बाहरी कोश आपको यही दिखाई देता होगा? बिल्कुल नहीं, बाहरी कोश ये है, यहाँ पर लिखा गया 4s। भाई पहले 3 आएगा, पहले 4 आएगा? आपको पता है, पहले 3 आएगा, बाद में क्या आएगा? 4 आएगा। तो जो बाहर होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बाहर यही यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ रखे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 0 रख करके, 0 रख करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक करा दें, एक है टाइटेनियम। टाइटेनियम के ऊपर हम 1 पॉजिटिव कर देते हैं, और टाइटेनियम का नंबर कितना होता है? स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22 होता है। 22 का विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बस 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, बस इसका विन्यास जाकर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। तो रही बात जो हमने शुरू में बता दिया था, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन ये है कि आप जो है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का विन्यास करेंगे, सल्फर 2 नेगेटिव का विन्यास करेंगे, और Fe2 पॉजिटिव का विन्यास करेंगे, और Fe3 पॉजिटिव का विन्यास करेंगे। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन ये, और 2 क्वेश्चन हमने पहले दिया था। अब 4 2 6, हम 6 क्वेश्चनों का जवाब लेने की प्रतीक्षा करेंगे। आपके कमेंट को जरूर हम देखेंगे कि 6 क्वेश्चन का जवाब देता कौन है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ये कह सकते हैं एपिसोड रहा, एपिसोड मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एपिसोड ये आज यहीं पर कंप्लीट होता है। और प्रयास हमने पूरा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कोई समस्या हो ही ना, फिर भी यदि हो जाता है, आपको समझने में कोई दिक्कत आई हो, इसमें हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक में कोई समस्या हो, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि हमें यहाँ पर ये बिंदु समझ में नहीं आया। हम ज़रूर आपके कमेंट को देख करके आपकी समस्याओं को समाधान करने के सदैव तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। तो इस प्रकार से यहीं पर आज वीडियो को क्लोज किया जाता है, यानी क्लास आपका यहीं पर क्लोज होता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को भी देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।